रीट मेंस थर्ड ग्रेड 2026 जो आपका अटेम्प्ट है वो आखिरी अटेम्प्ट हो, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 20 प्रैक्टिकल टिप्स जिनकी मदद से आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे वो आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। सरकारी मास्टर बनने का सपना सबका पूरा होगा। बस फॉलो कीजिए मेरे इन टिप्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका लोधा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंकाज एजुवर्स पे, जहाँ पे हम सिलेक्शन की बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप जानते हैं कि 70% सिलेबस तो हमारा कौन कवर करता है? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके पूरा का पूरा ऑलराउंडर है, तो आपको राजस्थान जीके पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, अलग अलग बुक्स आती है मार्केट में, या फिर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बनाया हुआ है कि आपको किस प्रकार से सिलेबस के कौन से ऐसे टॉपिक्स पढ़ने जिनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। मैंने अभी तक टाइम टेबल का वीडियो बना दिया है कि टाइम टेबल आपको किस तरीके से मैनेज करना है कि आपका 6 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 2 महीने फिर भी रिवीजन के लिए बचे। तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखना। और मैंने एक वीडियो इस प्रकार का भी बनाया है कि सिलेबस के ऐसे कौन से मोटे मोटे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखना। हाउस वाइफ्स को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो दिया हुआ है। मैं सारी वीडियोस की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं आराम से। और दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मैंने शेयर नहीं की होगी, मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बताया उसको दिमाग में आप याद रखिएगा कि जो राजस्थान जीके है उसको हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि 180 नंबर की राजस्थान जीके ही आने वाली है। उसके लिए आप अलग अलग तरीके की यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर अच्छी सी कोई बुक लेके आ सकते हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स आती है वो सारी बेस्ट होती है। तो आपको राजस्थान जीके पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ही आपकी जीत की कुंजी बनेगी। आपको भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर्स, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, ये सब जो पूरा 180 नंबर वाला पार्ट है ना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए मुझे कमेंट आते हैं, मैम सूचना तकनीकी कंप्यूटर के लिए हम कौन सी बुक लेके आए? दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर वाली पार्ट है। उसको आप अगर एक बुक लाके पढ़ेंगे तो ये जो मेन पोर्शन है 180 नंबर का, वो बहुत भारी पोर्शन है, उसको आप कैसे कवर कर पाएंगे? मैं एकदम सही सलाह देती हूँ। मैंने सूचना तकनीकी के लिए और टीचिंग मेथड्स के लिए कोई अलग से किताब नहीं लाई थी। आप भी मत लाइए। आप कोई ऐसी किताब लाइए जो ऑलराउंडर हो, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ दे रखे होते हैं। इससे क्या होता है, पोर्शन भी कवर होता है और ज्यादा दिमाग को प्रेशर भी नहीं होता कि 17 तरीके की बुक्स पढ़नी है। तो मेरा सबसे पहला टिप तो यही रहेगा कि आप एक ही किताब लाइए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हो, 180 या 300 नंबर का पोर्शन अपने आप कवर हो रहा हो। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, यानी कि आपको ज्यादा घोच में नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा किताबों का ढेर नहीं लगाना है अपने घर पे। ये बात मैंने अपनी हर वीडियो में बोली है कि आपको आप 10 किताबें ले आइए, उनको एक बार भी ना पढ़ पाए, उससे बेहतर है कि आप एक ही किताब लाइए और उसको 10 बार पढ़ लीजिए। सिलेक्शन आपको कितना याद रहता है ना वो दिलाता है, ना कि आपको कितना नॉलेज है वो याद दिलाता है। ठीक है, वो सिलेक्शन नहीं दिलाता है। तो आपके पास भले ही 2 या 3 किताबें हैं, आप ऐसी किताबें लाने की कोशिश कीजिए जिन्होंने मैटर बहुत सारा हो, थोड़ी मोटी हो चलेगी, लेकिन हमें अलग अलग किताबें नहीं इकट्ठा करनी है। लिमिटेड रिसोर्सेज से ही सिलेक्शन होता है। मेरे पास भी मुश्किल से 3 या 4 किताबें होंगी, 2 गाइड थी और 2 किताबें थी, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, बुक्स एंड टाइम टेबल वाली, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि मैंने क्या यूज किया था, मैंने कौन सी बुक्स यूज की थी। तो दूसरा ये है कि जितना ज्यादा आप कम लिमिटेड अपने पास मैटर रखोगे उससे पढ़ना। मैंने देखा है कई लोगों को, भाई ग्रीनवॉल पब्लिकेशन की भी किताबें पढ़ी है उनके पास, नाथ पब्लिकेशन की भी पढ़ी है, फर्स्ट रैंकर की पढ़ी है, दिशा की पढ़ी है, बहुत सारी उत्कर्ष के नोट्स भी पढ़े हैं, कलाम अकेडमी के नोट्स पढ़े। उसके बावजूद भी उनको लगता है कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई तुमने घर में भंडार भर रखा है, उसके बावजूद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये सब नहीं दिलाते हैं। सिलेक्शन जो है वो सिर्फ डिमांड करता है कि आपने जितना भी पढ़ा ना वो आपको याद होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरी इस बात को याद रखिए, गांठ बांध के रखिए कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने, यानी कि किताबें भले कम हो लेकिन हमें रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, यानी कि आपको फिगर आउट करना है। आपके लिए सिलेबस, आपको क्या करना है, सिलेबस को एक पीडीएफ निकालना है सिलेबस का, और उसका प्रिंट निकलवा लेना है ना। उसमें से आपको देखना है कि ज्यादा मोटे मोटे टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। उनमें से क्या करना है आपको, जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। आपके जो सिलेबस है उनमें से आपको मोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले देखना है 180 वाला राजस्थान जीके वाला पार्ट है, पहले उसको कवर कीजिए और उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा मोटा टॉपिक है, ज्यादा वेटेज, इसका मतलब है ज्यादा टाइम निकालना है आपको टाइम टेबल में। तो आप जैसे राजस्थान जीके है उसमें इतिहास के लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, ज्योग्राफी के लिए 1 घंटा निकाल लो, कला संस्कृति के लिए 1 घंटा निकाल लो। यानी राजस्थान जीके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। उसी तरीके से विद्यालय विषय, वो भी 50 नंबर के है ना, उसमें आपको ब्रॉडली या डीपली नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और डीपली पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। आप देख लीजिए, जिन्होंने भी डीपली पढ़ा है, जिनके पास किताबों का भंडार है, उनके सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन उन लोगों का हुआ है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, लेकिन उनको याद सब कुछ होता है और आज की तारीख में भी याद रहता है। तो आप जितना इन चौचलेबाजी में कम पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है, और इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से वार को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और कई लोगों का मुझे कमेंट भी आया बच्चों का कि मैम हमने जो आपका टाइम टेबल वाला वीडियो देखा ना, आपका टॉपिक वाला कि सब्जेक्ट को कैसे कवर करे जल्दी, 6 महीने में सिलेबस कैसे कवर करे जल्दी से, तो उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। उसमें लोगों ने बोला है कि मैम आपका जो टाइम टेबल वाला वीडियो देखा ना हमने, उससे हमें कॉन्फिडेंस आया, ऐसा लग रहा है हमारा सिलेबस 45 दिन में ही कवर हो जाएगा। बस निरंतरता होनी चाहिए दोस्तों, जरूरी नहीं आपके 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, बिल्कुल इफेक्टिव वाले वो होने चाहिए आपके जो पढ़ाई के घंटे, बिल्कुल प्रभावशाली होने चाहिए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप दिन में कोई से भी 8 घंटे कैसे भी करके निकालो, लेकिन आपको उसमें पढ़ना है। चौथा इंपॉर्टेंट टिप है मल्टीपल रिवीजन प्लान। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना है एक बार, लेकिन रिवीजन करना है कम से कम 4 बार। इसका मतलब ये है कि आपको हफ्ते का एक दिन नहीं निकालना रिवीजन के लिए, वो आप पूरे हफ्ते का रिवीजन के लिए एक दिन निकालिए। लेकिन जो आपने एक दिन में पढ़ा है ना, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से कई नए नए एस्पिरेंट्स भी है जिनके लिए जो भी वो टॉपिक पढ़ते हैं वो बिल्कुल नया है, तो उनके लिए याद रख पाना और रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों ये सब क्या है ना कि एक के बाद एक चलता रहता है, मतलब आपको याद नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, हफ्ते के एंड में आपको चीज याद जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए नई है तो नई चीज याद करने में अपने को टाइम लगता है, एकदम से नहीं आ जाता। मेरे सामने भी यही हुआ था, राजस्थान जी के मुझे नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कवर कर सकूं, है ना, तो मेरे को वो अच्छे से रिवाइज भी हो गई थी। तो अगर आप नए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है। आपको जितना भी आपने पढ़ा है, कई दोस्तों का मुझे कमेंट आता है दीदी हम कितना भी मेहनत कर ले, पर एक दिन में हमें सिर्फ 30 या 35 पेज ही याद हो पाते हैं और उतना ही कर पाते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए, आपको मशीन नहीं है, आपने 30-35 पेज किए, इसका मतलब ये कि आपने जीरो से शुरुआत तो की, आप 30-35 आज कर पा रहे हो, कल को आप 40 तक जाओगे, फिर परसों आप 50 तक जाओगे, है ना। तो मोटिवेशन खोना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई भले ही हमने 30-35 पेज पढ़े, लेकिन वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो कम पढ़ो लेकिन याद रखो, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। आप 2 महीने फोकस कर लो, बस आपको मजा आने लग जाएगा। तो ये जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ना चौथी वाली, कि मल्टीपल रिवाइज करो, यानी कि बार बार रिवाइज करो, जितना पढ़ा वापस रिवाइज करो, भले ही याद है फिर भी लोगों से पूछो कि भाई मुझसे पूछना, थोड़ा अपने भाई बहन से बोलो कि भाई मुझसे पूछो मुझे जो याद हुआ। इससे आपका रिवीजन बहुत तगड़ा वाला होता है और एग्जाम में काम आता है रिवीजन। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीकली मॉक टेस्ट दो, यानी कि मॉक टेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने हफ्ते में राजस्थान भूगोल का कोई एक टॉपिक कवर कर लिया, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी वाला, है ना, और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, है ना, ये कवर कर लिया। और इतिहास में आपने मान लीजिए कि प्रजामंडल वाला टॉपिक कवर कर लिया, है ना, एक हफ्ते में। तो अब आपको जितना भी आपने पढ़ा है ना उस एक हफ्ते में, उसका वीकली मॉक टेस्ट देना, यानी कि संडे को डिसाइड कर लीजिए कि अब जो मैंने पढ़ा है ना उसका मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी। आप वो कैसे भी दे सकते हैं, जैसे प्रजामंडल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप वो देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपने चैनल पे जो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट होता है उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मैं आंसर्स भी देती हूँ और ऑप्शंस भी देती हूँ और एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, उनके साथ व्याख्या भी देती हूँ, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। वो गिन चुन के मैं लेके आती हूँ, क्वेश्चन बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप उसको देखना, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लस मेरे टेलीग्राम पे मैं डालती रहती हूँ आए दिन ये क्वेश्चंस, और जो मेरी नई नई क्लासेस आती है, और मैं अपने नोट्स भी डालती हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को भी जरूर फॉलो कर लेना। रीड वॉरियर्स बाय प्रियंका एजवर्स मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट यही था कि आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है। अब ये मत पूछिएगा कि भाई कहाँ से देना है, आप वो कैसे भी दे सकते हैं दोस्तों। प्रजामंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको लिख लीजिए, या फिर आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए इससे रिलेटेड, और उसी में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसका आकलन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग से बचो, यानी कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप जो नकारात्मक अंकन है उससे बच जाओ, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग कोई कम नहीं होती दोस्तों। अब हमको लगता है कि भाई ठीक है 1/3 ही तो है, 3 जो होंगे कोई गलत होंगे उनमें से 1 मार्क्स ही तो कटेगा, लेकिन ये अफेक्ट करता है जब आपका कट ऑफ आती है ना, उस चीज में बहुत नुकसान देती है, बहुत दुख भी होता है कि हमारे ना करते इतने सारे नेगेटिव में चले गए, ठीक है। तो तुक्का आपको तब मारना है जब आपको 80% यानी 80% आप श्योर हो कि हाँ इसका उत्तर यही हो सकता है, ठीक है। अगर आप बिना मतलब के तुक्के मारोगे तो आप दलदल में फंस जाओगे। जो अपन ब्लाइंड गैस कर देते ना, यानी कि अंधे में तीर मारना बोलते हैं ना, अंधे में तीर मार देते ना तो और ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने रीट मेंस 2023 में एग्जाम दिया था, उसमें मैंने 150 में से 135 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 135। वो 135 में ऐसे क्वेश्चंस भी हुए होंगे जो मेरे को एकदम अच्छे से आते, मतलब बिना देखे मैंने टिक लगा दिया, ऐसे भी थे। और कई ऐसे थे जिन्हों पर मैंने थोड़ा बहुत गैस किया और वो सही हो गए, और कई ऐसे भी थे जिन्हों के ऊपर मैंने रिस्क लिया, तो वहां तक करके पहुंची मैं 135 क्वेश्चन पे। बाकी 135 क्वेश्चन पे रिस्क लेना कोई छोटी बात नहीं है, मैंने लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे तुक्का मारने का थोड़ा मेरा वो है, ठीक है। लेकिन इसका ये नहीं मैंने तैयारी नहीं की थी, तैयारी तो बहुत अच्छे से की थी। तुक्का मारने के लिए भी एक कला होती है, अकल होती है, तो तुक्का भी अच्छे से मारा जा सकता है। लेकिन आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और पहले आप तैयारी कीजिए, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग पे बात करेंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यही कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना। और दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना कि आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है, तो उसमें आपको एक चीज और करनी है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया है ना, कोई भी टेस्ट दिया आपने, तो उसमें जो आपकी गलती आई, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो आपने गलत कर दिया, उसको आप वैसे ही उसको आपको वैसे ही नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, एक कॉपी पे लिखना है उसको, या एक अलग से कॉपी या नोट्स बना लीजिए,
उसके ऊपर आपको लिखना है कि आपकी गलती कहाँ हुई और उस टॉपिक को वापस से रिवाइज कीजिए। ये होता है आईना कि आपने कहाँ गलत किया है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ गलत होगा दोस्तों चल जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट देने की बोल रही हूँ। और मॉक टेस्ट से जो गलती निकल के आती है उसके ऊपर सुधार करना है आप। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुराने पेपर्स, जैसे कि आपका जो भी एग्जाम करवा रहा है, जो बोर्ड एग्जाम कर रहा है, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फिर राजस्थान बोर्ड हो या आरपीएससी हो ना, कोई भी आपका एग्जाम दे रहा हो, उनके पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करो, यानी कि उनका आकलन करो वो किस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। जैसे जो भी आरपीएससी के पेपर होते हैं, आरएस के पेपर्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी पेपर या थर्ड ग्रेड के पेपर्स हैं, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करो एकदम बारीकी से, है ना। उससे क्या होता है, आपको आइडिया मिलेगा कि यार इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। पिछली भर्ती वाला पेपर ही उठा के देख लेना, ज्यादा नहीं तो। और मैं लगभग अपने टेलीग्राम चैनल पे पुराने पेपर्स की पीडीएफ डालती रहती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने पेपर्स ऑब्जर्व करने से क्या होगा कि आप बेमतलब के सवालों को नहीं रटोगे, आप उन्हीं चीजों पे फोकस करोगे, आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में होगी। दोस्तों अपने को कोल्हू का बैल बन के काम नहीं करना है, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि मेहनत तो करनी है लेकिन तरकीब के साथ, टेक्निक के साथ। तो बस इसलिए मैं आपको समझाती हूँ, आप ज्यादा बुक्स वगैरह इकट्ठा करोगे, जितना कंफ्यूज होगे उतने होते जाओगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कम चीजें रखो, बार बार रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, नेगेटिव मार्किंग के टिप्स देखो कि भाई किस तरीके से बचा जाए। ये सब करके सिलेक्शन होता है, कंफ्यूज होने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगला पॉइंट है, रोज 20 से 25 सवाल खुद से बनाओ। कहने का मतलब है राजस्थान जीके आप पकड़िए। मुझे लगता है आप सब जितने भी नए बंदे हो ना, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो राजस्थान जीके से घबराते होंगे, ठीक है। तो आप राजस्थान जीके को पकड़ो, उसको उठाओ और अपने आप से रोज 20 से 25 क्वेश्चन बनाओ और उनको सॉल्व करो। इससे बहुत हेल्प मिलेगी, खास करके जब आप नए हो, है ना। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों रीट कोई कोई मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो आप चढ़ नहीं सकते। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, ये तो फिर भी रीट मेंस एग्जाम है ना। तो इसमें चाहिए सिर्फ जज्बा, टेक्निक, स्मार्ट स्टडी और कॉन्फिडेंस, ठीक है। पढ़ते सभी है, लाखों में फॉर्म आए रीट के, लेकिन सिलेक्ट कितने होते हैं, बहुत कम। तो आपको पोस्टों पे ध्यान नहीं देना दोस्तों। पोस्टों के लिए भी बहुत कमेंट आता है कि मैम 50% लेडीज को आरक्षण मिल गया, है ना, लड़कों को तो बाहर ही कर दिया लगभग, और इतनी कम पोस्ट है तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपको 10,000 7,000 पे क्यों जाना है, आप उस एक सीट पे नजर रखो ना जो आपके नाम की है। आपको दूसरी सीटों से मतलब ही नहीं होना चाहिए, दूसरी सीटों की तरफ देखो ही मत। आपको सिर्फ वो एक, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, वैसा आपका लक्ष्य उस एक सीट पे होना चाहिए जो आपके नाम की लिखी हुई है भगवान ने, ठीक है। तो फालतू बातों में नहीं पढ़ना। नौवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ो। इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसको आप लिख लो शॉर्ट रूप में। ऐसा नहीं जो आपने पढ़ा नोट्स बनाए उसको वापस से आप रिपीट करो, वैसा का वैसा नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको और शॉर्ट करके लिखो, है ना। उसके उससे रिलेटेड मैं आपको और बता दूंगी अगली वीडियो बना के कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आइडिया देती हूँ। जैसे मान लो राजस्थान का एकीकरण है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, राजस्थान का एकीकरण, पहला चरण तारीख लिख दी, दूसरा चरण तारीख लिख दी, कौन सी रियासतें शामिल थी बस उनके नाम लिख दी। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, ना कि पूरी डिटेल लिखना। तो शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप से बहुत हेल्प मिलती है जब आप जल्दबाजी में रिवीजन करना चाहते हो। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल विषय यानी विद्यालय विषय और शिक्षण विधियों पर पकड़ रखो। पिछली भर्ती में क्या हुआ था दोस्तों, लोगों ने सोचा था राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है तो हम राजस्थान जीके पे फोकस करते हैं, लेकिन हुआ उल्टा। राजस्थान जीके लगभग सबका सही होगा, लेकिन सबने मात खाई कहाँ पे, विद्यालय विषय और शिक्षण विधियों में, क्योंकि उन्होंने सोचा हल्के में ले लिया थोड़ा इनको, है ना। और स्कूल विषय, विद्यालय विषय और शिक्षण विधियों को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है इनको और पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि एक शिक्षक है जो अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है तो मारता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नहीं पूछते कि क्या या कब, पूछते कि कैसे, है ना। तो शिक्षण विधियां जो है और जो विद्यालय विषय उनको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की, है ना। तो इन चीजों पे भी आपको पकड़ बना। 11वां पॉइंट है कि मनोविज्ञान में रोज के 10 एमसीक्यूज करो। देखो दोस्तों हमें बनना है आगे जाके टीचर, है ना, तो साइकोलॉजी पे भी फोकस तो करना है। शिक्षा मनोविज्ञान भी 20 नंबर की है। शिक्षा मनोविज्ञान हार्ड लगता है लेकिन होता नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें हम एक बार घुस जाए ना तो अच्छा लगता है और मजा भी आता है दोस्तों। एक बार पकड़ बन जाए तो अपने को सच्ची में बहुत मजा आता है। तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज रोज सॉल्व करो, है ना। खास करके जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि होता है ना कि एक कक्षा में एक बालक है जिसका दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन शिक्षण विधियों में और मनोविज्ञान में बहुत आते हैं। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पे इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं, उनके उत्तर और व्याख्या सहित आप जाके देख सकते हैं। 12वां पॉइंट है कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य, इनको हल्के में मत लेना। क्योंकि होता क्या है पता है, अपन सोचते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, है ना। तो क्योंकि जो चीज उस टाइम पैटर्न में चल रही होगी, ज्यादा वायरल हो रही होगी, या अभी जो अपनी सरकार है उससे रिलेटेड कोई बात होगी, उसके क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। और वो अपन गैस नहीं कर सकते किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और यहाँ तक कि जो उस टाइम के जो खिलाड़ी जो उस टाइम प्रचलन में थे,
उनसे रिलेटेड भी आपको मालूम होना चाहिए। करंट अफेयर्स का यही एक फंडा है। और आरटीई वगैरह जो है, शैक्षिक परिदृश्य, उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन तो आरटीई में से आए थे ना, यानी 6-8 नंबर का टॉपिक तो आरटीई से रिलेटेड ही आया था, तो आपको उस पर जरूर फोकस करना है। 13वां पॉइंट है कि आपको पास होने की नहीं सोचना है, कट ऑफ से ऊपर जाने को सोचो। आप मानोगे दोस्तों, मेरी जो तैयारी थी वो पास होने की नहीं थी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मेरा जो गोल था ना, वो कट ऑफ के ऊपर का था। क्योंकि आप ये मानिए कि आप जब इतना सा सोचोगे ना तो इतना होता है, लेकिन जब आप इतना सोचते हो ना तो इतना तो हो गई होगा। इसलिए थोड़ा बड़ा सोचो, ताकि वहां तक ना अचीव हो पाए तो थोड़ा तो अचीव हो जाए। तो आपको तैयारी इस लेवल की करनी है कि आपके जो है कट ऑफ के ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए, है ना। मेरे साथ भी वही हुआ है। ओबीसी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 187, है ना, लेकिन मेरे मार्क्स थे 196 लेवल 1 में, है ना, ओबीसी कैटेगरी से, तो मेरे ऊपर ही थे मार्क्स। मेरे 210 प्लस नंबर बनते थे दोस्तों, लेकिन वो लेस हो के इतने तक आ गए। क्यों? क्योंकि वो आपत्तियां लगती है और वो फाइनल आंसर की आती है, ऑफिशियल आंसर की, उस सब की वजह से थोड़े घट गए। लेकिन 196 भी उससे ऊपर थे जो हमारी कट ऑफ गई थी, है ना। तो मेरा सिलेक्शन जनरल फीमेल से हुआ था। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? जब हम ऊपर की सोचते हैं, यानी कि सिर्फ पास होने के लिए नहीं, हमें कट ऑफ से ऊपर का सोचना है, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो इजीली हो जाए, हमें डरने की जरूरत ना रहे। उसके लिए आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि आप जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसको दिल से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। अपने आप ना आपका कोई गलत होने का सवाल हो ही नहीं सकता। 14वां पॉइंट है कि डाउट वाली चीजें आपको एक नोटबुक में लिखनी है। जैसे हमें होता है ना कि अपन ने कुछ पढ़ा पूरे दिन में, ऐसा तो है नहीं अपन आइंस्टाइन है तो कुछ भी मतलब अपन ने पढ़ा तो एकदम से दिमाग में घुस गया। कुछ चीजें होती है ऐसी, और प्लस नई नई अपन तैयारी करते तो होती है ऐसी चीजें जब अपने को समझ में नहीं आती। तो एक जगह आप नोट कर लीजिए और रात का 1 घंटा फिक्स कर दीजिए कि मुझे इस डाउट वाली चीजों से रिलेटेड अपने को वीडियोस देखनी है, या फिर अपना डाउट क्लियर करना है। इससे होगा क्या, यहाँ डाउट हो रहा है चल जाएगा, एग्जाम में डाउट नहीं होना चाहिए, और अपने मन में भी एक श्योरिटी आती जाती है कि नहीं यार, अपन अपनी पढ़ाई के प्रति क्या है, सीरियस है। और दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे जिनको डर लग रहा है, मैम डर लग रहा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डर लग रहा है। तो दोस्तों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये कि आप सीरियस हो अपने लक्ष्य के प्रति। आपको कुछ भी करके टीचर बनना है, पर बनना है। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो ऐसा इसलिए होता है, तो आप मतलब लाइटली लीजिए, बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आज डर लग रहा है, यही डर को जीत के आपके हाथ में कल ज्वाइनिंग लेटर होगा। और मैं दुआ करती हूँ आप सबकी प्रार्थनाएं कबूल हो, आप सबकी प्रार्थनाएं जो है वो पूरी हो, भगवान आपकी सहायता करें। फिर 15वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए, 70%, है ना, तब आपको उस महीने में, जिस महीने आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 70%, उसके अगले महीने से आपको 1 महीने में कम से कम 5 पुराने पेपर सॉल्व करने, प्लस जो मार्केट में मॉडल पेपर्स आते हैं, कई ऐसी गाइड भी आती है जिनमें पुराने पेपर्स आते हैं, उनको सॉल्व करना है। जो मॉडल पेपर्स होते हैं ना रीट मेंस के, या फिर कोई सी भी भर्ती के, एलडीसी पटवारी है ना, जिसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन आते हैं, उनको लेके सॉल्व करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। रिवीजन भी होता जाएगा और आप कितने पानी में है वो सब भी आपको पता चलता जाएगा। 16वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। देखो, कई लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, जैसे मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मैम शिक्षण विधियों के लिए दिशा अच्छी रहेगी क्या, शिक्षण विधियों के लिए फर्स्ट रैंकर अच्छी रहेगी क्या। तो दोस्तों, मैं अगर बोल भी दूं तो आप कौन सा मानने वाले हो? आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे यूट्यूब पे आप कमेंट कर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे, कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। जितना कंफ्यूज होगे उतने होते जाओगे। माइंड में क्लैरिटी रखो, क्लैरिटी कि हाँ भाई, मैं ले आया और यही बहुत है, इसमें से हो जाएगा, सिलेक्शन होना होगा तो, है ना। तो आपको अगर महाराणा प्रताप की तलवार भी दे देना तो भी आप उनके जैसे नहीं लड़ लोगे, क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता है। तो बस वही है, आप कितनी अच्छी चीज ले आओ, जब तक आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आप क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप क्या कर लोगे उसको पढ़ के, या अच्छी अच्छी किताबें को ढेर लगा लगा के। दिमाग तो आपको आपका ही चलाना है, तो बस अपना दिमाग का यूज कीजिए, कुछ भी आपके पास पढ़ डालिए। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। देने वाले के दिमाग के ऊपर होता है कि उसको क्वेश्चन क्या देने हैं, तो आप उसको कभी जज नहीं कर सकते। आप तैयारी जरूर कर सकते हैं, तो क्लैरिटी रखिए माइंड में, कंफ्यूज मत होइए। 18वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। आप ऐसा सोच लीजिए मन में कि ये जो रीट की भर्ती है, रीट मेंस की, उस पर मेरा हक है। यानी कि अब सरकारी मास्टर बनने का मेरा सपना जो है, ये मेरा हक है और मैं ये बन के रहूंगा। रोज खुद से बोलो, रोज खुद को विजुअलाइज करो कि आप मास्टर बन चुके हैं, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बाकी है। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। जब रात को आप तैयारी कर लेंगे तो आपको एक एहसास होना चाहिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा वो मुझे याद है। मैं सरकारी मास्टर बन के रहूंगी या बन के रहूंगा, मेरे घर वालों के सपने मैं जरूर पूरा करूंगी या करेंगे, ठीक है, ऐसे सोच। 19वां पॉइंट है कि आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। यानी कि आप किसी के टाइम टेबल से आइडिया लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। आपको टाइम टेबल इस प्रकार का बनाना है कि जिसमें कहते हैं ना कि जो लायक नहीं होता उसको ज्यादा भाव दे रहे हो, और जिसको देना है भाव उसको दे नहीं रहे। ऐसा नहीं करना। कहने का मतलब ये है कि जिसको ज्यादा भाव देना है उसको ज्यादा टाइम दो। यानी कि जैसे राजस्थान जी के, तो उसको अगर वो इतना है तो आपको इतना टाइम देना है ना, इतना है तो इतना टाइम देना है। और जैसे जो भाव के लायक नहीं है, इतने ध्यान तो देना पर इतना भाव नहीं देना उनको। जैसे क्या है, सूचना तकनीकी है ना, सबसे छोटा टॉपिक है 10 नंबर का, तो उसको आपको ध्यान तो देना है, लेकिन वो है तो इतना सा और भाव इतना सारा दे दो, क्या मतलब है, वेस्ट जा रही है मेहनत, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जिस चीज का जितना भाव है उसको उतना ही दो। तो राजस्थान जी के शिक्षण विधियां और अपने ये क्या बोलते हैं विद्यालय विषय, इनको बराबर का टाइम देना है आपको।
इसका सिलेबस जल्दी कवर करना है, प्लस इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो इनको ज्यादा भाव देना है आपको, है ना। और एक बार के लिए सूचना तकनीकी तो एंड में भी पढ़ लेंगे, एक महीने में तो भी काम चल जाएगा, तो इसको ज्यादा भाव मत दो दोस्तों, जिसको भाव देना चाहिए उसको दो। और इसी टाइम टेबल वाले पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप वैरायटी में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि कई लोगों का कमेंट आया मुझे कि हमें आदत है एक बुक पूरी कंप्लीट कर देने की, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे होगा क्या, मान लीजिए आप ज्यादा टाइम लगा देंगे एक बुक को कंप्लीट करने में, 2 महीने वैसे खाली एक बुक को कंप्लीट करने में, और मान लीजिए आपने हिस्ट्री वाली बुक लिया है, आप इतिहास की, डिंडवाल की या नाथ की, ठीक है, आपको मैंने इतना समझाया, लेकिन फिर भी आपको वो ढीठ, और आप लिया है बाई चांस इतिहास की बुक अलग, है ना, भूगोल की अलग, राजनीति विज्ञान की अलग, और उसकी अलग, है ना, कला संस्कृति की अलग, 4 बुक अलग अलग लिया, इतनी मोटी मोटी, है ना। और उसके बाद अब आप इतिहास को कवर करने की सोचो, आपको लग गए 2 महीने इतिहास कवर करने में, है ना, और एग्जाम आता है, इतिहास से आए सिर्फ 2 क्वेश्चन, फिर क्या कर लोगे आप बताओ। इतनी बुक पढ़ी, 2 महीने लगाए आपने, और उसका मतलब क्या निकला। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप वेरायटी रखिए, वेरायटी रखोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, और जिस सब्जेक्ट को जितनी तवज्जो मिलनी है, जितनी इंपॉर्टेंस मिलनी है, उसको मिल भी जाएगी। और इससे सिलेबस जो है ना वो वेरायटी में कंप्लीट होता है, और थोड़ा जल्दी कंप्लीट होता है ना, अपने को कॉन्फिडेंस आता जाता है कि नहीं यार थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, तो वेरायटी में पढ़िए आप। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इन सब पॉइंट्स के जो इन सब पॉइंट्स का बाप है ना, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आप इतना सब कर रहे हैं, इतनी सब मशक्कत कर रहे हैं, इतने सब टिप्स को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि आप आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, यानी कि बच्चों का भविष्य सुधारने वाले हैं। तो अभी आप खुद के भविष्य को टेंशन ले रहे हैं, खुद के भविष्य की, तो दूसरों का क्या सोचेंगे। तो आपको अभी से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो काम का है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं आराम से उस चीज को अचीव कर सकता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, या 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस सफलता वाले जो मेरी मंजिल है उसको जरूर हासिल करके रहूंगी। रीट मेंस में मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता है मैं भी देखती हूँ। ये थिंकिंग अगर आप ले आएंगे ना अपने माइंड के अंदर, तो ये जो 19 के 19 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, वो सारे के सारे आप पे लागू हो सकते हैं। बस आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी आपके पास किताबें हैं, जो भी मैटर है, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस रख के पढ़िए कि मेरा सिलेक्शन अब की बार हो ही जाएगा। और पोस्ट की तरफ तो देखना ही नहीं कितनी पोस्ट आई, 10,000 के 7,000, आपको उस एक सीट की तरफ ध्यान देना है जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला जो मैं टॉपिक है, अगली वीडियो का टॉपिक मेरा होगा कि रिविजन कैसे करें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, जो मैं कमेंट करके स्पष्ट नहीं कर सकती, उन पर वीडियो बनाती हूँ। साइकोलॉजी की ट्रिक्स वाली क्लास मेरी चली रही है, जिसमें मैं जो मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं होती है ना, वो किसने दी है वो ट्रिक से याद करवाती हूँ। आप देखना उसके प्रति लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इंग्लिश की क्लासेस भी मेरी आ रही है, जो मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। इंग्लिश को कई लोग डर के मारे छोड़ रहे कि देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हम दूसरे कवर कर लेंगे, लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा है कि नहीं, हमें आपकी इंग्लिश की क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो आप एक बार जाके उसको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।